नमस्कार, दिनामी काल में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्य मिश्रा। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो एनालिसिस की ऐसा चर्चा नहीं है, बल्कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की आवश्यकता क्या है। जो मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी है, इसमें जो भी कंजम्पशन चॉइसेस हैं, ये लार्जली इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस पर ही बेस्ड है। तो चाहे हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें, चाहे हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करें, किसी न किसी प्रकार से इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का उपयोग इनमें भी होता है, अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन बिहेवियर और कंज्यूमर बिहेवियर। तो हमारी चर्चा का विषय है कि आखिर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ी। मीन्स इसके पहले जो चॉइस थ्योरीज थी, उसमें ऐसी क्या कमी हो गई कि ये नई थ्योरी की आवश्यकता पड़ गई। तो इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस से पहले जो कंज्यूमर बिहेवियर एनालिसिस थी, वो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से जानी जाती है, या मार्शलियन एनालिसिस के नाम से जानी जाती है, जिसके माध्यम से मार्शल ने एक्सप्लेन किया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है और डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है। इसका एक्सप्लेनेशन मार्शल ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के माध्यम से दिया। लेकिन उस एनालिसिस में कुछ समस्याएं रह गई, जिनका उत्तर देने के लिए इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस का प्रयोग करना पड़ा। तो वो समस्याएं क्या हैं मार्शलियन एनालिसिस की या कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की। पहली समस्या है रिलेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो मार्शलियन एनालिसिस है, वो ये मानकर चलती है दैट यूटिलिटीज आर इंडिपेंडेंट। एक वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है, उसका दूसरी वस्तु से कोई संबंध नहीं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, उसमें एक वस्तु की उपलब्धता दूसरे की उपयोगिता को कम कर देती है। जैसे अगर आपके पास कॉफी है, तो आपके लिए चाय की यूटिलिटी कम हो जाएगी। इस रिलेशन को मार्शल ने इग्नोर कर दिया। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक वस्तु की अवेलेबिलिटी दूसरे की उपयोगिता बढ़ा देती है। जैसे अगर आपके पास चाय है और उसमें चीनी पड़ जाए, तो चाय की उपयोगिता आपके लिए बढ़ जाती है, क्वांटिटी जो है चाय की वही है। तो मार्शलियन एनालिसिस इस रिलेशन को इग्नोर कर दिया या इसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो इसका उत्तर इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में देने का प्रयास किया गया। दूसरी जो समस्या आ गई कि जो मार्शलियन एनालिसिस है, वो इंफीरियर गुड्स और गिफन गुड्स के डिमांड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। गिफन गुड का जो डिमांड कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन नॉन गिफन इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड कर्व होता है, वो नेगेटिवली स्लोप होता है। मार्शल की जो एनालिसिस है, वो इस बिहेवियर का एक्सप्लेनेशन दे पाने में असमर्थ है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि गिफन गुड्स का जो डिमांड कर्व है, वो अपवर्ड स्लोपिंग। इसका उत्तर भी इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में मिलता है। वास्तव में इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है, वो जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड देने में सफल हो जाती है। जनरल थ्योरी का मतलब कि वो नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व कैसा होगा, इसका एक्सप्लेनेशन देती है। नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप होता है। गिफन गुड्स का डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, इसका भी एक्सप्लेनेशन हमें इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस के माध्यम से मिल जाता है। और नॉन गिफन इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है, इसका भी आंसर हमें इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस से मिलता है। दैट्स व्हाई इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस इज सेड टू प्रोवाइड मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड कंपेयर्ड टू मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। तीसरी बात, वैलिड ओनली फॉर वन गुड मॉडल। मार्शल के एनालिसिस की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम हम तभी एक्सप्लेन कर पाते हैं जब कंज्यूमर केवल एक वस्तु पर अपनी इनकम का पार्ट खर्च कर रहा हो। अगर कंज्यूमर के बजट में एक से अधिक वस्तुएं होती हैं, तो मार्शलियन एनालिसिस कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम अलग अलग कंडीशन में एक्सप्लेन करने में असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्राइस, एक वस्तु की कीमत बदली
तो इसके कारण पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम सिचुएशन बन जाता है। तो दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुओं के केस में मार्शल की एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने में तभी सफल हो पाती है जब उन सभी वस्तुओं की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक हो जो कंज्यूमर के बजट में शामिल है। फिर से सुन लीजिए, मार्शलियन एनालिसिस दो या दो से अधिक वस्तुओं के इक्विलिब्रियम को तभी एक्सप्लेन कर पाती है जब कंज्यूमर के बजट में शामिल सभी वस्तुओं की इलास्टिसिटी एक। अगर ऐसा नहीं है तो मार्शलियन एनालिसिस फेल हो जाती है, वो इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इसका भी सोल्यूशन हमें देती है कि कंज्यूमर के बजट में अगर दो वस्तुएं हैं तब भी इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होगा। अगर किसी वस्तु की कीमत चेंज होती है तो नया इक्विलिब्रियम कैसे तय होगा, नए इक्विलिब्रियम में क्या क्वांटिटी पर प्रभाव पड़ेगा, कंजम्पशन क्वांटिटी पर जो बास्केट है, इसका एक्सप्लोरेशन हमको इसमें मिल जाता है। इसके बाद जो समस्या है कि इसमें यह मान लिया गया है दैट यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल। इसका मतलब यह है कि कार्डिनल मेजरमेंट का मतलब यह है कि जब भी हम किसी वस्तु का कंजम्पशन करते हैं तो उससे हमको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको एग्जैक्टली हम नाप सकते हैं। ये आपत्ति है कि चूंकि सेटिस्फैक्शन एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है और सब्जेक्टिव कंसेप्ट का मेजरमेंट कर पाना संभव नहीं है, तो इसके बजाय जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो ऑर्डिनल यूटिलिटी को महत्व देती है। जिसका मतलब यह है कि हम सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है इसको माप तो नहीं सकते, लेकिन ये तो हम ऑर्डरिंग कर ही सकते हैं कि वस्तुओं के किस कॉम्बिनेशन से हमको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, किस कॉम्बिनेशन से हमको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो इस प्रकार की ऑर्डरिंग से संबंधित है, यहाँ पर एग्जैक्ट मेजरमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये सिर्फ जो कमियां हैं मार्शलियन एनालिसिस की, उनको दूर करने के प्रयास में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस डेवलप की गई है, जिसके माध्यम से जो हम कह सकते हैं कि आज भी मॉडर्न इकोनॉमिक थ्योरी में जो थ्योरी ऑफ चॉइस है, कंजम्पशन चॉइस है, उसका ये बैकबोन है। तो ये जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, ये जो कंसेप्ट है इंडिफरेंस कर्व की, ये तो एडवर्थ साहब ने दिया था कि इंडिफरेंस कर्व की जो कंसेप्ट है वो एडवर्थ ने दिया था। एडवर्थ इन्होंने दिया था कि एक थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी कि इंडिफरेंस कर्व किस प्रकार से हम इसके बारे में सोच सकते हैं, एक थ्योरेटिकल मॉडल इन्होंने, लेकिन इसको एग्जैक्टली ये इन्होंने ये मॉडल दिया दैट हाउ इंडिफरेंस कर्व कैन बी डेवलप्ड। परेटो ने ये इंडिफरेंस कर्व एग्जैक्टली ड्रॉ किया कि इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम किस प्रकार का होना चाहिए, ये काम परेटो ने किया, ड्रॉ करके दिखाया दैट इंडिफरेंस कर्व इज समथिंग लाइक दिस। ये परेटो ने कहा और इनफैक्ट उन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स में अपने इसका प्रयोग किया। ऑर्डरिंग की जो बात है वो जीवांश साहब ने, जीवांश ने ऑर्डरिंग जो प्रेफरेंस की है इसके बारे में बताया दैट हाउ प्रेफरेंसेस कैन बी ऑर्डर्ड। इसका थियरी ऑफ कंजम्पशन में या कंज्यूमर बिहेवियर में जो इंडिफरेंस कर्व का उपयोग है वो हिक्स और एलन के द्वारा किया। हिक्स एंड एलन इन लोगों ने इसका उपयोग कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन करने के लिए किया दैट किस प्रकार से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। ये काम इन्होंने, हिक्स की किताब है बेसिकली वैल्यू एंड कैपिटल, वैल्यू एंड कैपिटल, ये हिक्स की। तो हिक्स और एलन ने कंज्यूमर बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का उपयोग किया। इन्होंने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, इन सबको एनालाइज किया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जैसी कंसेप्ट डेवलप किया, जिसके माध्यम से
जो कंज्यूमर चॉइस है उसकी बेटर एनालिसिस की जा सकती है, और जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस या मार्शलियन एनालिसिस की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को इस एनालिसिस में दूर करने का प्रयास किया गया। वीडियो पर आप अपनी राय दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।